अंग्रेजों का राज, जो कभी बहुत बड़ा और ताकतवर था, एक समय में दुनिया के एक बड़े हिस्से पर फैला हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था और भारत इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसने सदियों तक भारत पर अपना साया डाला हुआ था। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को बदलने की कोशिश की, लेकिन 20वीं सदी आते आते उनके राज का सूरज ढलने लगा था। विश्व युद्धों और वैश्विक राजनीतिक परिवर्तनों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। अंग्रेज अपनी बड़ाई के नशे में चूर भारत पर लोहे के हाथों से राज करते थे। उन्होंने कठोर कानून बनाए और भारतीयों पर अत्याचार किए। भारतीय समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा दिया। वो यहाँ के संसाधनों का शोषण करते और यहाँ के लोगों को दबाते थे। भारतीय किसानों और मजदूरों को उनके ही देश में गुलाम बना दिया गया था। ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारतीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता था। हर गुजरते दिन के साथ आजादी की प्यास और तेज होती जा रही थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ लिया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। जीवन के हर क्षेत्र के भारतीय खुद के राज के साझा लक्ष्य से एकजुट होकर आजादी की अपनी मांगों को लेकर और मुखर होते जा रहे थे। किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेज अक्सर दमन का सहारा लेते और राष्ट्रवाद की बढ़ती लहर को जोर जबरदस्ती और डरा धमकाकर कुचलने की कोशिश करते। उन्होंने कई बार भारतीय नेताओं को गिरफ्तार किया और आंदोलनों को कुचलने के लिए बल प्रयोग किया। विचारधाराओं का यह टकराव, आजादी की चाहत बनाम सत्ता से चिपके रहने की हट ने भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड का मंच तैयार किया। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और भी उग्र बना दिया। अंग्रेज खुद को उदार शासक मानते थे, जो भारत में प्रगति और सभ्यता लाए हैं। उन्होंने रेल, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया, लेकिन यह सब उनके अपने लाभ के लिए था। हालांकि इस पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें उनके दमनकारी शासन की वास्तविकताओं से अंधा कर दिया था। भारतीयों की गरीबी और कष्टों को नजरअंदाज किया गया। भारत के संसाधनों का शोषण, उसके उद्योगों को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करना और उसकी सांस्कृतिक पहचान का दमन भारतीयों में आक्रोश और गुस्से को हवा दे रहा था। भारतीय उद्योगों को कमजोर कर दिया गया ताकि ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बढ़ सके। टकराव का मंच तैयार हो चुका था। अपने जन्म सिद्ध अधिकार का दावा करने के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों और अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं, एक औपनिवेशिक शक्ति के बीच एक दुखद टक्कर। यह संघर्ष अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ समाप्त हुआ, लेकिन इसके निशान आज भी भारतीय समाज में देखे जा सकते हैं। 1919 में तेजी से मुखर होते राष्ट्रवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि में भारत में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया। यह कानून भारतीय जनता के लिए एक बड़ा झटका था, जो पहले से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष से भरी हुई थी। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति के नाम पर बना यह कठोर कानून, जिसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था, सरकार को आतंकवाद के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद करने का अधिकार देता था। यह कानून बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तारी और बिना सुनवाई के लंबे समय तक कैद की अनुमति देता था। इस कानून का पूरे भारत में व्यापक विरोध हुआ। लोग इसे अपने मौलिक अधिकारों पर हमला मानते थे और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसे लोगों की आवाज दबाने और स्वराज के लिए बढ़ते आंदोलन को कुचलने के एक सफाया प्रयास के रूप में देखा गया। भारतीय जनता ने इसे अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के खिलाफ एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने रॉलेट एक्ट को ब्रिटिश शासन के दमनकारी चरित्र का प्रतीक माना।
गांधी जी ने इसे भारतीय समाज के लिए एक बड़ा खतरा बताया और इसके खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध के कट्टर समर्थक ने इस कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, जिसे सत्याग्रह के नाम से जाना गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण तरीके से इस अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करें। सभी गतिविधियों को पूरी तरह से बंद करने का आह्वान। इस हड़ताल का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को यह दिखाना था कि भारतीय जनता इस कानून को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। लोगों ने बड़े पैमाने में इसका समर्थन किया। हर वर्ग के लोग, चाहे वे किसान हों, मजदूर हों, व्यापारी हों या छात्र, सभी ने इस हड़ताल में भाग लिया। लाखों भारतीयों ने उनके आह्वान पर पूरा देश ठप कर दिया। इस हड़ताल ने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीय जनता अब और अन्याय सहन नहीं करेगी। हड़ताल स्वतंत्रता आंदोलन की एकजुट करने की शक्ति का प्रमाण ने ब्रिटिश शासन की चिंता को और बढ़ा दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस हड़ताल को अपने शासन के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। उन्होंने इस अभूतपूर्व एकता को अपने अधिकार के लिए सीधा खतरा समझा और इस स्थिति से निपटने के लिए कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया और भी अधिक ताकत के साथ प्रतिक्रिया दी, जिससे भारतीय जनता और भी अधिक आक्रोशित हो गई, जिससे जलियांवाला बाग में होने वाली त्रासदी का मंच तैयार हुआ। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को और भी तीव्र कर दिया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। फसल का एक खुशी का त्योहार जो पूरे पंजाब में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन हजारों लोग आने वाले तूफान से बेखबर अमृतसर के जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। जलियांवाला बाग एक बड़ा सार्वजनिक बगीचा, शहर के निवासियों के लिए जमा होने का एक लोकप्रिय स्थान था। आसपास के गांवों के लोग उत्सवों से आकर्षित होकर और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लगाए गए शहर भर में कर्फ्यू से अनजान बाग में उमड़ पड़े। यह परिवारों के लिए एक साथ आने, भोजन साझा करने और जश्न मनाने का दिन था। भीड़ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका शांतिपूर्ण जमावड़ा एक निशाना बन गया है। बरहती अशांति और हड़ताल की सफलता से डरे हुए अंग्रेजों ने इस सभा को खुलेआम अवज्ञा का कार्य माना। अमृतसर के सैन्य कमांडर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वालों को सबक सिखाने की ठान ली थी। जैसे जैसे उत्सव चलता रहा, आने वाले कहर से बेखबर डायर की कमान में ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों की एक टुकड़ी ने चुपचाप बाग को घेर लिया। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने समय के सबसे विवादास्पद और क्रूर सैन्य अधिकारियों में से एक था। एक ऐसा व्यक्ति जो डर और अहंकार के खतरनाक मिश्रण से भरा हुआ था, जिसने अपने कर्तव्यों को निर्दयता और कठोरता से निभाया। हथियारबंद सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के उसने अपने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया। भीड़ को तितर-बितर होने का मौका दिए बिना डायर ने अपने आदमियों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। यह एक शांतिपूर्ण सभा थी जिसमें लोग अपने अधिकारों के लिए एकत्र हुए थे। डायर ने अपने आदमियों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। पहली गोली चलने के साथ ही सभा में अफरा तफरी मच गई। शांतिपूर्ण सभा अकल्पनीय आतंक के दृश्य में बदल गई, क्योंकि निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर गोलियों की बौछार हो गई। हर तरफ चीख पुकार मच गई, क्योंकि निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर गोलियों की बौछार हो गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। चार दीवारी वाले बगीचे के भीतर कुछ ही निकास द्वारों के साथ फंसी भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे। फंसी भीड़ में भगदड़ मच गई क्योंकि गोलियां लगातार चलती रहीं। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, क्योंकि गोलियां लगातार चलती रहीं। सैनिकों ने निर्दयता से गोलियां चलाईं। किसी को भी बख्शा नहीं गया। लोग कवर के लिए इधर-उधर भागे, हमले से बचने के लिए बेताब थे।
लेकिन छिपने के लिए कहीं नहीं था। हर तरफ मौत का मंजर था। हमले से बचने के लिए बेताब थे, लेकिन छिपने के लिए कहीं नहीं था। लोग दीवारों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियों से बच पाना मुश्किल था। लेकिन छिपने के लिए कहीं नहीं था। बाग में जाने वाले संकरे रास्ते में लाशें बिछ गईं, जिससे बच निकलना नामुमकिन हो गया। बाग में जाने वाले संकरे रास्ते में लाशें बिछ गईं, जिससे बच निकलना नामुमकिन हो गया। हर तरफ खून और लाशों का मंजर था, जिससे बच निकलना नामुमकिन हो गया। डायर अपने द्वारा किए गए नरसंहार से भयभीत होने के बजाय अपने आदमियों को तब तक गोली चलाने का आदेश देता रहा जब तक कि उनका गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। डायर अपने द्वारा किए गए नरसंहार से भयभीत होने के बजाय अपने आदमियों को तब तक गोली चलाने का आदेश देता रहा जब तक कि उनका गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। उसकी निर्दयता की कोई सीमा नहीं थी। अपने आदमियों को तब तक गोली चलाने का आदेश देता रहा जब तक कि उनका गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। गोलियां तभी रुकती हैं जब कोई और दिखाई देने वाला लक्ष्य नहीं बचा था, जब तक कि उनका गोला बारूद लगभग खत्म नहीं हो गया। गोलियां तभी रुकती हैं जब कोई और दिखाई देने वाला लक्ष्य नहीं बचा था, एक अकल्पनीय नरसंहार का दृश्य पीछे छोड़ते हुए। जब कोई और दिखाई देने वाला लक्ष्य नहीं बचा था, एक अकल्पनीय नरसंहार का दृश्य पीछे छोड़ते हुए जलियांवाला बाग की धरती सैकड़ों लाशों से अटी पड़ी थी। एक अकल्पनीय नरसंहार का दृश्य पीछे छोड़ते हुए जलियांवाला बाग की धरती सैकड़ों लाशों से अटी पड़ी थी। उत्सवी हवा की जगह मौत के बहरे सन्नाटे ने ले ली थी। जलियांवाला बाग की धरती सैकड़ों लाशों से अटी पड़ी थी। उत्सवी हवा की जगह मौत के बहरे सन्नाटे ने ले ली थी। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। उत्सवी हवा की जगह मौत के बहरे सन्नाटे ने ले ली थी। इस नरसंहार ने भारतीय जनता के दिलों में गहरा घाव छोड़ दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।